हर हर महादेव शिष्यों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज ये हमारा इकोनॉमी का 11वां लेक्चर है और इससे पहले मैं 10 लेक्चर करा चुका हूं बहुत ही आसान भाषा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को उसमें सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, हम वहां डिस्कस कर लेंगे। यदि मुझे जरूरी लगा तो मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन आप मुझे डाउट वहां पूछ सकते हो। तो अभी कर रहे हैं लेक्चर 11 शुरू, आपके स्टडी महागुरु। अब देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हिंदी में इसको लोच कहते हैं, इकोनॉमी में। विज्ञान में तो हम इलास्टिसिटी को प्रत्यास्थता कहते हैं, लेकिन इकोनॉमी में अक्सर हिंदी में इसको लोच कहा जाता है। लेकिन हम प्राइस इलास्टिसिटी के नाम से ही पढ़ेंगे, इसे हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब देखिए, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। अक्सर हम सुनते हैं कि ये कपड़ा इलास्टिक का है, उसका मतलब क्या है। अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो खींचना, खिंचाव। अगर अगर हम बोलते हैं कि यार ये ज़्यादा इलास्टिक कपड़ा है, इसका क्या मतलब हुआ, यानी वो ज़्यादा खींचता है। यदि मैं बोलूँ कि कम इलास्टिक कपड़ा है, इसका क्या मतलब है, यानी वो कम खींचता है। तो ये खींचना जो है ये क्या है, ये चेंज होना ही तो है। अगर मैं और थोड़ा यदि मैं उसको फॉर्मल भाषा में कहूँ तो मैं चेंज होने को ही बोल रहा हूँ, मैं वही माप रहा हूँ। यदि ज़्यादा चेंज हो रहा है तो मैं कह रहा हूँ ज़्यादा इलास्टिक है, यदि कम चेंज हो रहा है तो मैं कह रहा हूँ कम इलास्टिक है। तो बस यही खेल इकोनॉमी में है, डिमांड के लिए प्राइस के कंपैरिजन में। अब देखिए, मैंने कुछ लिखा है। क्या लिखा है कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन आया है, यह मापना। अब मैंने ऐसा, देखिए यहाँ पे जिस वर्ड को हाईलाइट करना है वो है कितना। क्यों? इसके पहले जो हमारा 10वां लेक्चर था इकोनॉमी का, उसमें मैंने आपको कहा था कि प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है। लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा था कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। ये तो हमने बात की थी। लेकिन वो डिमांड बढ़ती है तो कितना बढ़ती है, यदि वो डिमांड कम होती है तो कितना कम होती है। जब ये हम बात करते हैं कि कितना कम होती है कितना बढ़ती है, ये जब हम देखते हैं तो ये कितना वर्ड जो है ना, इसी का सारा खेल है। और यही हम पढ़ते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी ये भी मैटर करता है कि कितना, और उसके हिसाब से जब हम चीज़ों को नाम देते हैं उसे बोलते हैं हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्यों बोला, क्योंकि प्राइस के हिसाब से बात कर रहे हैं। वैसे इसके और भी बहुत से टाइप होते हैं, जिसमें हम इनकम के हिसाब से भी बात करते हैं, लेकिन वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राइस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब देखते हैं कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है खुद कितने टाइप की होती है। तो देखिए, एक बार मैं आपको सभी के नाम बता देता हूँ और साथ साथ में उसका छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। उसके बाद हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इनको। अब बात करते हैं पहले टाइप की, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होगा कि डिमांड तो चेंज होगी लेकिन प्राइस चेंज नहीं होगी। ग्राफ बनाएंगे तो वहां हम प्राइस को कांस्टेंट रखेंगे। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब इसमें क्या होगा, जो यहाँ हुआ था उसका जस्ट उल्टा। देखिए, यहाँ हमने क्या बोला अभी कि जो प्राइस होगी वो फिक्स रहेगी और डिमांड चेंज होगी। लेकिन इसमें क्या होगा कि डिमांड जो होगी वो फिक्स रहेगी और प्राइस चेंज होती रहेगी। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अभी मैं आगे और बताऊंगा। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसका क्या मतलब है कि जब डिमांड और प्राइस में जो चेंज हो रहा है वो एक जैसा हो, यानी जितनी प्राइस चेंज हो रही है उतनी ही डिमांड चेंज हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। अगला जो चौथा है वो है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होगा कि यदि डिमांड ज़्यादा चेंज हो जाए प्राइस के चेंज के हिसाब से, यानी प्राइस का चेंज तो थोड़ा सा हो लेकिन डिमांड का चेंज ज़्यादा हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और बात करें पांचवें टाइप की, तो वो है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि प्राइस तो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है लेकिन डिमांड इतना चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा ही चेंज हुआ है। तो इन सभी कंडीशन के हिसाब से इनके नाम दिए गए हैं। तो अभी एक बार इन सभी को थोड़ा मैथ का सहारा लेकर समझते हैं। अब जैसे ही मैंने मैथ का नाम लिया है, आपके दिमाग में अलग सा जरूर आया होगा। लेकिन देखिए, जब जब मानव के दिमाग में ये कितना यह सवाल आया है, तब तब मैथ के मंत्रों ने ही जिज्ञासा शांत की है। यदि मैथ ना हो ना, तो जिंदगी में हम जो भी आजकल सुविधाएं देख रहे हैं वो एक भी पॉसिबल नहीं होती। क्योंकि देखिए, आप मैथ के फॉर्मूला बोलते हो लेकिन मेरे हिसाब से वो मैथ के मंत्र है, और आप मैथ को सब्जेक्ट बोलते हो लेकिन मेरे हिसाब से मैथ एक मैजिक है। क्योंकि बिना मैथ के इतना जो हम इंसानों ने पाया है वो पॉसिबल होता ही नहीं, यदि हमें कितना, ये आंसर इसका नहीं मिलता। तो अब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मैथ से समझेंगे। अब मैथ क्या कहती है, अब मैथ क्या कहती है, मैथ ये कहती है कि जब भी आपको चीजों का कंपैरिजन करना हो और आपस में देखना हो कि कौन किसके कंपेयर में ज्यादा चेंज या कम ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उन दोनों ही चीजों का आपस में भाग दे देना है, बस आपका काम हो जाएगा। अब ये जो हमने लिखा है इस पूरे को एक नाम दे दिया है, फैक्टर का नाम दे दिया है ईडी। क्यों?
क्योंकि देखिए बार बार ऐसा थोड़ी बोलेंगे परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इतना बड़ा नहीं बोलते। इसीलिए फैक्टर को छोटा सा नाम दे देते हैं कि ईडी। यहाँ डी का मतलब है डिमांड से और ई का मतलब है इलास्टिसिटी से। और आपको एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछेंगे कि बताओ इस टाइप की इलास्टिसिटी के लिए ईडी कितना होगा, या ईडी इतना है तो बताइए कौन सी टाइप की इलास्टिसिटी है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे आराम से पूरा वीडियो देखते जाइएगा। अब बात करते हैं पहले टाइप की, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो आपको पहले ये हेडिंग और ग्राफ वगैरह कुछ नहीं देखना है, आपको पहले जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो सुनना है। देखिए मान लेते कोई चीज है, ये इसका प्राइस है एक्स और डिमांड है वाई। तो अभी क्या होता है, हम मान लेते हैं कि यार मैंने सोच लिया कि इसका प्राइस तो मैं कभी कम ज्यादा करूंगा ही नहीं, हमेशा यही रखूंगा एक्स। लेकिन फिर भी मैं क्या देखता हूँ कि मान लो ऐसा हो जाए कि प्राइस तो मैंने फिक्स रखा है, लेकिन डिमांड जो है वो चेंज होती जा रही है, कभी 10%, कभी 20%, ऐसा चेंज होता जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन को मैं क्या कहूंगा कि यार ये जो चीज की डिमांड है ना, इस चीज की डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक है। कैसी है? परफेक्टली इलास्टिक है। यानी प्राइस तो हम कम ज्यादा कर ही नहीं रहे, फिर भी डिमांड में जो है वो चेंज होता जा रहा है। और इसको मैथ के हिसाब से क्या बोलेंगे कि इसका जो ईडी है वो इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट कैसे आया वो समझते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला फिर से देखिए, इसमें डिमांड है जो ऊपर है और प्राइस है वो नीचे है। तो इसमें डिमांड तो चेंज हो रही है, तो मान लेते हैं वो एन चेंज हो रही है, कितना भी हो रहा है। और लेकिन इसमें प्राइस चेंज नहीं हो रहा, यानी जीरो। देखिए नीचे हम क्या लिख रहे हैं, हम परसेंटेज चेंज लिख रहे हैं। तो प्राइस में तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है, तो परसेंटेज चेंज कितना है? जीरो। अब आपने मैथ पढ़ी है, बच्चों वाली मैथ है कि जब भी भाग में नीचे जीरो आ जाता है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। इसीलिए बोलते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के लिए जो ईडी होगा वो इनफाइनाइट होगा। अब इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। अब ग्राफ में क्या है कि देखिए यहाँ इसका मतलब क्या है। देखिए ये जो लाइन है वो प्राइस पर बनी हुई है, यानी प्राइस फिक्स है। लेकिन इसका हिसाब आप देखिए, ये वाला, इसमें क्या हो रहा है, क्वांटिटी जो डिमांड की है वो चेंज हो रही है। प्राइस ये वाला है उसके हिसाब से डिमांड ये है, प्राइस ये वाला है उसके हिसाब से डिमांड ये है। तो प्राइस तो फिक्स है, लेकिन डिमांड जो है वो देखिए आप चेंज होती जा रही है। तो यानी कि ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का ग्राफ जो है वो ऐसा बनता है। ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड की। तो मान लेते हैं कोई चीज है, इसका प्राइस है पी और डिमांड है इसकी क्यू। तो अब हमने ऐसा सोचा कि यार इसकी प्राइस बढ़ाई जाए। तो मान लीजिए मैंने इसका प्राइस बढ़ा दी P1, लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि डिमांड अभी भी इतनी है, सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ। इसीलिए मैंने देखा कि यार थोड़ा प्राइस और बढ़ाते हैं, तो मैंने प्राइस बढ़ा दी, P2 कर दी, अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप प्राइस तो बढ़ाते जा रहे हो, यानी कम ज्यादा करते जा रहे हो, लेकिन डिमांड उतनी की उतनी है, इसका मतलब क्या? आप ग्राफ में भी देख सकते हो कि देखो यहाँ प्राइस जो है वो बढ़ रही है, लेकिन डिमांड अभी भी एक जैसी है, यानी ऐसा ग्राफ बनेगा। अब ये ईडी बराबर जीरो कैसे आया, इसको समझते हैं। तो देखिए हमने फॉर्मूले में देखा था कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो था ऊपर था, तो चेंज कितना हो रहा है? डिमांड में चेंज तो जीरो हो रहा है, यानी जीरो ऊपर लिखेंगे। और प्राइस में कितना भी चेंज हो हमें मतलब नहीं, हमने लिख दिया एन चेंज हो रहा है, कितना भी हो रहा है। तो आपने बच्चों वाली मैथ पढ़ी है, आपको पता है कि जब भी डिवाइड में जीरो ऊपर आ जाएगा तो जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा? वो भी जीरो ही मिलेगा। ये तो बच्चों वाली मैथ है, इसकी भी क्लास लेनी तो बता देना मेरे को। अब बात करते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की। एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए कोई चीज है, इसका जो प्राइस है वो पी है और मार्केट में डिमांड है इसकी क्यू है अभी वर्तमान में। अभी हमने क्या किया, इसकी जो प्राइस है मैंने कहा इसको चेंज करते हैं। मान लीजिए मैंने 50% चेंज कर दिया, कम या ज्यादा कुछ भी हो, हमने चेंज कर दिया 50%। तो हमने क्या देखा कि यार हमने 50% कम ज्यादा किया, लेकिन उसके हिसाब से जो डिमांड हुई है वो भी 50% हो गई है, सेम सेम। यानी जितना परसेंटेज इसमें चेंज कर रहे हो उतना परसेंटेज सेम चेंज हो रहा है, यानी इक्वल। यानी ऐसी कंडीशन को फिर हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो ये सेम चीज आप ग्राफ में भी देख सकते हो, यहाँ जितना चेंज हो रहा है, यानी एरिया देखो आप, ये जितना चेंज हो रहा है उतना ही इसमें चेंज हो रहा है, यानी कि इक्वल है। तो ऐसे में जो ईडी का मान है वो भी 1 आएगा। क्यों? तो देखिए मैंने आपको कहा था कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो नीचे आएगा। तो अभी मान लेते हैं वो एन चेंज हुआ, और उसके हिसाब से अभी हमने कहा कि यदि डिमांड का चेंज भी सेम हो, यानी वो भी एन होगा। तो अब तुम जानते हो, आप बच्चों वाली मैथ है, ऊपर नीचे समान है, कट जाएगा, आंसर क्या आएगा? 1। एंड ईडी बराबर 1 किसके लिए आएगा? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के लिए। तो डायरेक्ट सवाल बन सकता है कि बताइए यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के लिए ईडी का मान क्या होगा? 1। वैसे तो नाम में इसका आंसर छुपा है यूनी, यूनी का मतलब क्या होता है? 1। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, जो कि है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब इसमें क्या होगा, मान लेते हैं कोई चीज है, इसका प्राइस है पी और डिमांड है क्यू। अब यदि ऐसा हो कि मैं इस प्राइस में तो मान लो चेंज करता हूँ 50%, लेकिन डिमांड में क्या हुआ कि चेंज हो गया 80%। तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस से भी ज्यादा चेंज हो गया डिमांड में। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी, यहाँ पे आप ग्राफ में भी देख सकते हो कि जो डिमांड वाला चेंज है वो ज्यादा है प्राइस के चेंज की कंपैरिजन में। तो ऐसी सिचुएशन को कहेंगे कि इस चीज की जो डिमांड है वो है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब यहाँ पे ईडी का मान 1 से ज्यादा कैसे आया वो देखते हैं। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड हम ऊपर रखेंगे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड है वो 80% है, तो मैंने लिख दिया 80%।
और जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो 50% है। तो अब देखिए 50 का भाग दिया इसमें लगाओगे तो एक बार तो जाएगा ही जाएगा, फिर पॉइंटों में आ जाएगा आगे, तो एक बार 1 तो आ गया, यानी 1 से तो ज़्यादा ही होगा। और वैसे भी आप जानते हो बच्चों वाले मैथ में कि यदि भाग में ऊपर वाला नंबर ज़्यादा है और नीचे वाला छोटा है तो उसका आंसर हमेशा 1 से ज़्यादा ही आता है। ठीक है, तो ये था रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड का। अब इसमें क्या होगा कि जो डिमांड है वो कम चेंज हो रही है प्राइस के चेंज के हिसाब से। तो अभी एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए कोई चीज़ है, इसका प्राइस है पी और डिमांड अभी है क्यू। अब क्या हुआ, मान लेते हैं कि हमने सोचा कि यार प्राइस बढ़ा दो 50% से, लेकिन यदि ऐसा हो कि आपने प्राइस में तो चेंज 50% कर दिया, लेकिन जो डिमांड है उसमें चेंज मान लो कि 30% ही हुआ, यानी देखिए कम हुआ, तो ऐसी सिचुएशन को कहेंगे कि रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड है। तो इसमें जो ईडी का मान है 1 से छोटा है, क्यों, इसको भी समझते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने कहा कि परसेंटेज चेंज इन जो डिमांड होगा वो ऊपर आएगा, और यहाँ पे अभी जो हमने एग्जांपल लिया कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड है वो 30% ही हुआ है, तो 30 ऊपर आ जाएगा, और जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस हुआ है 50% हुआ है, 50 नीचे आ जाएगा। अब देखिए बच्चों वाली मैथ है, ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली संख्या जो बड़ी है, तो ऐसे में जो आंसर आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, एक बार पॉइंट लगाना पड़ेगा, 6 का भाग जाएगा, ऐसा होगा। तो इसमें क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा, 1 से तो छोटा ही आ रहा है, तो आपसे पूछा भी यही जाएगा कि यदि 1 से छोटा है ईडी का मान तो वो किस टाइप की इलास्टिसिटी है, तो वो है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड की। बहुत ही आसान है, मैथ से हमने इसको चीज़ों को और भी आसान बना दिया। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो भी ईडी के हिसाब से ही बनेगा, ग्राफ भी दे सकता है, लेकिन ईडी के देने का चांस ज़्यादा है कि बताइए ईडी 1 है तो क्या है, ईडी 1 से ज़्यादा है तो क्या है, ईडी यदि 1 से कम है तो क्या है। बहुत ही सिंपल है, आपको बस नाम से ही आंसर पता चल जाएगा कि यदि रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड है तो ईडी का मान जो है वो 1 से कम है। देखिए इन का मतलब क्या है, इन इलास्टिक, इलास्टिक कम है, खिंचाव कम है, तो डिमांड में जब खिंचाव कम होगा तो ऊपर वाली चीज़ छोटी हो जाएगी, और जब ऊपर वाली चीज़ छोटी हो जाएगी तो आंसर भी 1 से छोटा ही आएगा। ऐसा भी आप पकड़ सकते हो, चीज़ों को याद कर सकते हो। बस, तो अभी यदि आपको और भी कोई डाउट है, आपको कुछ और पूछना है, किसी टॉपिक पे बात करनी है, चाहे ये लेक्चर हो या इससे पहले वाला भी कोई लेक्चर हो, या फिर जो हमने करंट टॉपिक डिस्कशन सीरीज में भी जो डिस्कस किया है उससे रिलेटेड भी कोई बात हो, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। तो बस बने रहिए स्टडी महागुरु चैनल पर, और याद रखिएगा कि स्टडी महागुरु के साथ जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज्यादा आसान है।